हेलो कोडर आर्मी, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं गेट के ऊपर। गेट को मात्र 45 डेज बचे हैं और आपके लास्ट 45 डेज में आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आज हम वो सब कुछ डिस्कस करेंगे स्नेहा नेगी के साथ। और उन्होंने पहली बार में जब गेट एग्जाम दिया था तो भैया उनका क्रैक नहीं हुआ था। जब उन्होंने सेकंड एग्जाम दिया तो भैया उनकी ऑल इंडिया रैंक 80 आई। तो उनसे जानेंगे उन्होंने फर्स्ट टाइम क्या मिस्टेक करी, सेकंड टाइम उन्होंने कैसे वो इंप्रूवमेंट लेके आया, और लास्ट 45 डेज में किसी भी बच्चे की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, उन सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले वेलकम स्नेहा नेगी। Hi Rohit, thank you for having me. ओके, तो यार स्नेहा, अभी लगभग 45 डेज बचे हैं। तो तुझे क्या लगता है कि बच्चों का अभी आइडियल शेड्यूल क्या होना चाहिए लास्ट 45 डेज के लिए? देखो, आइडियल स्केड्यूल मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए कि अभी तुम्हारा जितना सिलेबस हो चुका है वो हो चुका है। मतलब जितने सब्जेक्ट हम्म। तुमने कंप्लीट कर लिया वो कर लिया है। उसके बाद तुम पीवाईक्यूज देखो, रिवीजन करो और टेस्ट सीरीज दो। फिर पीवाईक्यूज में हम्म। अगर तुम्हें या टेस्ट सीरीज करते हुए तुम्हें कोई ऐसे क्वेश्चन लगे कि ये टॉपिक हमने बिल्कुल नहीं पढ़ा है और तुम्हें दिखे कि वो हम्म। क्वेश्चन बार बार आ रहा है उस टाइप के क्वेश्चन, तो तुम उस पर्टिकुलर क्वेश्चन पे फोकस कर सकते हो। तो ये अभी स्ट्रेटेजी होनी चाहिए इन ब्रीफ। अभी देखो, इस कैटेगरी में ना काफी बच्चे होंगे जिन्होंने जिनके 3 4 या 5 ही सब्जेक्ट हुए होंगे, हुँ, या फिर किसी का सिलेबस पूरा कंप्लीट हो गया होगा। हुँ। तो दोनों की स्टडी सेम ही होगी या फिर अलग अलग होगी, मैं वो जानना चाहता हूँ। अम, इन अ वे देखो, दोनों की स्ट्रेटेजी सेम ऐसे होंगी कि दोनों को अभी प्रैक्टिस पे ही फोकस करना है और रिवीजन पे फोकस करना है। बस जिन ओके। लोगों ने कम सब्जेक्ट कंप्लीट किया, कुछ सब्जेक्ट्स छोड़ा है, तो उन्हें क्या स्मार्टली ये देखना है कि पूरा का पूरा सब्जेक्ट मत छोड़ो। फॉर एग्जांपल बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स थे जिनको ना सीओए कंप्लीट नहीं करा था गेट के टाइम पे। पर हम्म। उन्होंने क्या किया, एक पर्टिकुलर टॉपिक फॉर एग्जांपल पाइपलाइनिंग पढ़ लिया। तो क्या हो हम्म। जाता है ना, कभी-कभी अब पाइपलाइनिंग ऐसा है कि वो हर ईयर एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। कभी-कभी 2 आ गए तो हम्म। तुम्हारा पूरा सीओए कंप्लीट हो जाएगा। मतलब सीओए का ओके। जो पार्ट होगा गेट हाँ हाँ एग्ज़ाम में। हाँ। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक पर्टिकुलर टॉपिक उसके कम से कम 4-5 टाइप के क्वेश्चन्स कर लो उस। तो किसी भी सब्जेक्ट को ऐसे कंप्लीटली ब्लैंक मत छोड़ो, कुछ-कुछ क्वेश्चन कर लो, क्योंकि किस्मत अच्छी रही तो उसी टाइप के क्वेश्चन आ जाएँगे और तुम्हारी रैंक भी काफ़ी इम्प्रूव हो सकती है। कि जो भी बच्चे अभी गेट सीएस का एग्जाम दे रहे हैं, तो अगर आप अभी 60 मार्क्स तक का अगर टारगेट करते हैं तो आप होप कर सकते हो कि आपके अंडर 1000 रैंक तो आ ही जाएगी, और अच्छी किस्मत रही तो भाई अंडर 100 भी आ सकती है। लास्ट के 45 डेज अभी बाकी हैं और इस टाइम पे आपको ज्यादा ज्यादा टेस्ट सीरीज और ज्यादा ज्यादा मॉक टेस्ट देने चाहिए। एक ऑल इंडिया लेवल मॉक टेस्ट ऑर्गेनाइज करा रही है अनअकैडमी, जिसमें हजारों बच्चे पार्टिसिपेट करने वाले हैं। अगर आप उसमें पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको पता चलेगा कि आप ऑल इंडिया लेवल पे अभी आपकी पोजीशन क्या है, ताकि आपको एक फीडबैक मिल पाए बिफोर गेट एग्जाम। ये टेस्ट होगा 17 एंड 24 दिसंबर को। आप इसके लिए रजिस्टर कर सकते हैं, लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। इसके साथ ही जो टॉप 60 रैंकर होंगे उनको अनअकैडमी का नेक्स्ट 2 मंथ का सब्सक्रिप्शन बिल्कुल फ्री मिलेगा। भाई जाओ, जाके रजिस्टर करो और ऑल इंडिया लेवल पे टेस्ट दो, ताकि आपको पता चले कि आप ऑल इंडिया लेवल पे कहां पे स्टैंड कर रहे हैं। हुँ। और यार इसने थोड़ा ना अपनी जर्नी के बारे में बता, थोड़ा शेयर कर कि तूने कैसे स्टार्ट किया था, तेरे को क्या क्या डिफिकल्टी हुई, फिर तेरी रैंक 80 कैसे आई, थोड़ा उसके बारे में बता। पहली बार में रैंक 2400 आई थी जब मैं अपने फाइनल ईयर में थी उस टाइम पे। तो फिर उस टाइम पे हम्म। 2020 में हमारा फाइनल कंप्लीट हुआ था, फिर कोरोना भी आ गया था, तो वो थोड़ा ईज़ी टारगेट हो गया था कि अभी तो सब कुछ ही बंद है, तो ड्रॉप करने का ज़्यादा मोटिवेशन था। तो मैंने फिर अक्टूबर हम्म। में स्टार्ट किया था। तो सोच ले फ़ेब में पेपर हुआ होगा, मैंने अक्टूबर तक कुछ नहीं पढ़ा था और बस क्योंकि मेरे पास नोट्स वगैरह ऑलरेडी थे, तो मैंने वो नोट्स गो थ्रू करे और मैंने अगली बार क्या करा कि पूरा प्रैक्टिस पे फ़ोकस करा, क्योंकि मुझे इस बारी पता था मैंने पिछली बार टॉपिक्स पे और उनके डीप में घुस के ज़्यादा दिमाग खराब किया था और प्रैक्टिस पे उतना ध्यान नहीं दिया था। जिसकी वजह से अच्छा। जब मेरा गेट एग्ज़ाम भी हुआ था ना, तो मुझे रियलाइज़ नहीं हुआ पहली बारी में कि मेरा इतना खराब गया है, क्योंकि मैंने प्रैक्टिस नहीं करी थी। जब तुम ज़्यादा प्रैक्टिस अच्छा। करते हो ना, तो तुम्हें हर मिनट का आइडिया रहता है कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा वेस्ट कर लिया या फिर इतने क्वेश्चन मैं करती थी नॉर्मली, अभी मैं नहीं कर पाई। तो नेक्स्ट अटेम्प्ट में जब मेरी एआर 80 आई, उस टाइम पे मुझे लगा कि मेरा इतना खराब पेपर गया है कि मैं पूरे रास्ते रो ही रही थी अपने दोस्त के साथ कि मेरा इतना खराब पेपर गया, क्योंकि मैंने इतनी प्रैक्टिस करी थी। कि उस टाइम पे हम्म। थोड़ा-सा भी गलती हो जाती है, तो तुम्हें ऐसा लगता है कि बहुत बड़ी गलती हो गई है। तो ओके। यही मतलब मेरी जर्नी रही है, पहली बार अ, कम रैंक से दूसरी बार 80 रैंक आने तक। जब तूने फर्स्ट टाइम जब एग्जाम अटेम्प्ट किया था, तो उस टाइम पे तेरा सिलेबस कंप्लीट था या फिर सिलेबस इनकम्प्लीट था, मैं वो जानना चाहता हूँ हाँ, पहले। फर्स्ट फर्स्ट टाइम पे भी मेरा सिलेबस कंप्लीट था एकदम। मतलब मैंने ऐसे नवंबर ओके। तक शायद कंप्लीट करा होगा और दिसंबर, जनवरी में मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी।
तो मुझे लगता है ओके। एक बड़ी प्रॉब्लम वो भी हो जाती है कि मैंने ना एक ईज़ी टेस्ट सीरीज़ ले ली थी और जब हम उसमें हुँ, हुँ। मेड ईज़ी की नहीं, एस अकेडमी की। तो उसमें मेरी हाँ। अच्छे-अच्छे मार्क्स आ रहे थे, 70 प्लस मार्क्स आ रहे थे हुँ। मेरे। तो हुँ, हुँ, ऐसा हुँ। लगता है हुँ, हुँ। क्योंकि उसमें रिपिटिटिव क्वेश्चन थे, बार-बार सेम क्वेश्चन पूछ रहे थे वो लोग। तो मेरे 70 हुँ, हुँ, प्लस मार्क्स हुँ। आ रहे थे और मुझे लगा कि गेट से में तो 60 प्लस मार्क्स तो बहुत अच्छे हैं, मतलब अंडर 100 रैंक आने के लिए, तो मैं काफ़ी कॉन्फिडेंट थी। और फिर मैंने हुँ, हुँ। लास्ट-लास्ट में थोड़ा मेडिसी के टेस्ट सीरीज़ देना स्टार्ट करे, उसमें मेरे मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे थे, तो मैंने उसे छोड़ दिया। मैंने सोचा ये नहीं देती हूँ, मैं वही देती हूँ जिससे मेरे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं। तो मतलब क्योंकि कई बार बच्चे ये भी पूछते हैं ना कि मार्क्स बेकार आ रहा है तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, तो मार्क्स बेकार आना कोई बुरी बात नहीं है मतलब। कई बार ऐसा होता है कि मैंने जो मेरा नेक्स्ट अटेम्प्ट था जिसमें मेरी AR80 आई, उससे 1 दिन पहले जो मैंने टेस्ट सीरीज़ दी थी गेट ओवरफ्लो की, उसमें मेरी हुँ, 45 मार्क्स आए थे, जो कि कम ही हैं। पर उसमें हुँ, मैंने ना हुँ। एक क्वेश्चन ऐसा करा था जो मैंने कभी नहीं करा था, नेटवर्किंग का था वो। और वो अच्छा। सेम वही क्वेश्चन अगले दिन पेपर में आ गया था मतलब। तो कभी-कभी ऐसा भी हो जाता है कि जो गलत क्वेश्चन करते हो बस तुम जो क्वेश्चन गलत कर रहे हो तुम उनका नोट बनाओ, कैसे वो सॉल्व हो रहा है, वो करना इम्पोर्टेंट है। टेस्ट सीरीज़ में मार्क्स कैसे आ रहे हो उसके बारे में अभी तो वरी करने की चिंता नहीं है। हाँ, मैं भी यही बोलता हूँ बच्चों को कि भाई अभी तुम्हारा सबका लर्निंग पीरियड है। जितने गलती कर सकते हो करो, पर ये मेक श्योर करो कि वो गलती दोबारा रिपीट ना हो। उसके प्रॉपर नोट्स वगैरह बना लो। हुँ, तो अगर वही मिस्टेक या फिर वही क्वेश्चन अगर तुम्हारे पास दोबारा आता है तो तुम उसको ईज़िली सॉल्व कर लो। हुँ, तूने एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली कि सेकंड टाइम तूने प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करी थी। हुँ। ये प्रैक्टिस का मतलब क्या है? मतलब तूने मॉक टेस्ट दिए थे या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के थे टेस्ट सीरीज़ लगाई थी? उसका मतलब मैं समझना चाहूँगा। का मतलब ये है मतलब प्रैक्टिस से मेरा मतलब है तुम मॉक टेस्ट भी करो, तुम पीवाईक्यूज़ भी करो, हुँ, पर हुँ। तुम साथ-साथ रिविज़न भी करो। तो बहुत अच्छा। सारे लोगों का क्या होता है कि मेरे केस में क्या था कि मेरी एक बहुत मोटी-मोटी नोट्स की कॉपी थी। फॉर एग्ज़ाम्पल ऑपरेटिंग सिस्टम की 2-3 मोटी-मोटी कॉपी। एक कॉपी में तो मैंने पीवाईक्यूज़ ही सॉल्व करे हुए थे, क्योंकि पीवाईक्यूज़ के भी हुँ, स्टेप्स हुँ। होते हैं ना। पर कई लोग अच्छा, ऐसे अच्छा, बोलते अच्छा। हैं कि तुम छोटे-छोटे नोट्स भी बना सकते हो, स्टार्टिंग में ही तुम्हें बड़े नोट्स की ज़रूरत नहीं है, वो तुम पे डिपेंडेंट है। तो मेरी क्या थी, पहली जो थी, जो मैंने पहले लेक्चर देखते हुए बनाई थी, वो बहुत मोटी-मोटी थी। उसके बाद मैंने हुँ, हर हुँ। रिवीजन के साथ ना मेरी ऐसे-ऐसे छोटी-छोटी कॉपियाँ होती हैं ना सारे सब्जेक्ट्स की, जिनको तुम मतलब 1 घंटे में ही सब कुछ रिवाइज़ कर सकते हो, मेन-मेन फ़ॉर्मूला। तो हर रिवीजन के साथ ना तुम ऐसे अपने छोटे-छोटे नोट्स बना सकते हो। फिर लास्ट डे तक मेरी ऐसे 2-3 पन्नों की शीट हो गई थी, जो-जो कि मतलब मेन-मेन फ़ॉर्मूले थे, जो कि मुझे ऐसा लगा कि ज़रूरी हैं। कुछ-कुछ जैसे जो उसमें टीओसी में होते हैं ना डिसाइडेबिलिटी, अनडिसाइडेबिलिटी वाले, हुँ, उनका हुँ, हुँ। मैंने वो टेबल बना के चिपका दी थी कहीं पे। तो ऐसी छोटी-छोटी चीज़ें हैं मतलब कि जो तुम फाइनल अटेम्प्ट में कर सकते हो। जैसे तुम टेस्ट सीरीज़ दे रहे हो, उसके बाद तुम एनालाइज़ करो कि कौन-सा सब्जेक्ट कम जा रहा है, उसको ज़्यादा रिविज़न करो, फिर उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज़ दो। तो ये सारी चीज़ें ओके, हैं। तो मैं समझ गया। तो या इस बार मतलब अगर मैं तुझे एक और क्वेश्चन पूछूँ इसका कि तूने कभी ऑल इंडिया लेवल के मॉक टेस्ट वगैरह अटेम्प्ट करे कि जहाँ पे बहुत सारे बच्चे आए हैं, उन वैसे टेस्ट कभी तूने अटेम्प्ट करे? क्योंकि हाँ। जब मैं अपने टाइम पे था तो उस टाइम पे शायद मेडिस ही कराता था और ऑल इंडिया लेवल पे होता था उसका वो 800 से 1000 रुपए एक टेस्ट का लेते थे। हुँ। तो क्या तूने कभी वो अटेम्प्ट करने की कोशिश करी? क्योंकि मैं तो नहीं कर पाया था क्योंकि 800 1000 रुपए देना तो पॉसिबल था नहीं और अच्छा। वो भी देहरादून जाना पड़ता था उस टाइम। नहीं, 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 ऐसा वाला नहीं पर अब वो भी अवेलेबल है। जैसे मेरे टाइम पे क्या था एक ज़ील अकेडमी है, वो भी अपना ऑनलाइन टेस्ट कराते थे। वो 4 ये लास्ट के 2 मंथ में 4 ऑनलाइन टेस्ट कराते थे वो हर हफ्ते में ऐसा कुछ होता था। जो हुँ, कि हुँ, लाइव होते थे ऑल इंडिया लेवल पे और फिर उसका 1 दिन बाद हुँ, हुँ। रिज़ल्ट आता था। ऐसी अच्छा, एक वो दूसरी थी अप्लाइड गेट करके उनका भी फ्री में ऐसे ही निकलते थ फ्री में करते थे वो लोग। अच्छा, अच्छा। तो एप्रॉक्स कितने बच्चे बैठते थे उस उन टेस्ट सीरीज़ में? देखो उसमें ना रैंक वगैरह क्या आती उसमें थी उनकी? मेनली वही बच्चे बैठते हैं जो काफ़ी सीरियस होते हैं। तो जैसे मान लो ऐसे हाँ, हाँ। 800 से 1000 तक बच्चे बैठते होंगे, जबकि हुँ, हुँ, गेट हुँ। का समझ गया। पेपर तो 1 लाख तक लोग दे ही देते हैं। तो उसमें हुँ, वही हुँ, हुँ, सीरियस हुँ। बच्चे बैठते हैं, तो उसमें जो तुम्हारी रैंक आती है ना, वो काफ़ी सही एस्टीमेट दे देती है तुम्हें कि तुम्हारा क्या रैंक आने वाला है रियल पेपर में। हाँ, ये तो है क्योंकि 1 लाख बच्चे जब टेस्ट दे रहे हैं तो लगभग 4 से 5,000 बच्चे रहते हैं जो सीरियस स्टूडेंट रहते हैं, मतलब जो तैयारी करते हैं। उसमें से भी 2 ढाई हज़ार बच्चे तो मैं ऐसे मान सकता हूँ जिन्होंने सीरियसली प्रिपेयर किया है। हुँ, ये तो मैंने देखा है। हुँ। तो तेरी रैंक क्या आती थी? मैं ये जानना चाह रहा था। अम, देख सब में तो मेरी अंडर 100 नहीं आई थी, एक में ही थी जिसमें मेरी 100 समथिंग आई थी, 110 समथिंग रैंक आई थी। अच्छा। तो वो एक एग्ज़ाम ऐसा हाँ। था हुँ, और हाँ, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम एग्ज़ैक्टली ट्रू हो जाता है क्योंकि मेरी एक फ्रेंड भी थी जिसकी काफ़ी टाइम पे अंडर 100 रैंक आती थी।
और उसके में से अच्छे स्कोर आते थे हमेशा इन टेस्ट सीरीज़ में, पर उसके हुँ, हुँ, हुँ। गेट में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें शायद उसकी अंडर 1000 भी नहीं आ पाई थी। तो उस वो दिन भी काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। हाँ, इसमें ना मैंने एक चीज़ और भी देखी, कि जो ये ऑनलाइन टेस्ट वगैरह होते हैं, इसमें चीटिंग भी होती है। जब हम घर पे बैठते हैं और अगर तुम उस कोचिंग में पढ़ रहे हो, तो ऑलरेडी तुमने काफ़ी वो सिमिलर टाइप के हुँ, क्वेश्चन करे हुए होते हैं, और हुँ, तुम वही क्वेश्चन तुम्हें दिखता है, कई बार वो रिपीट हो जाते हुँ, हैं, तुम इजीली सॉल्व कर लेते हो, तुम्हारी रैंक अच्छी आ जाती है। हुँ, तो ये वो ना सूडो कॉन्फिडेंस दे देता है कि हाँ, मैं अच्छा कर रहा हूँ इन इन सब चीज़ों में। लेकिन अगर तुम इस वाली कोचिंग से प्रिपेयर कर रहे हो, दूसरी वाली कोचिंग का अगर तुम हुँ, मॉक टेस्ट दे रहे हो, मुझे ऐसा लगता है वो ज़्यादा बेनिफिट करता है अगर तुम ऑल इंडिया लेवल पर दे रहे हो, क्योंकि तुम्हें समझ आता है कि हाँ, तुम अभी कहाँ स्टैंड कर रहे हो। हाँ, जरूरी नहीं कि जो रैंक वहाँ आ रही है तुम उसको इंप्रूव नहीं कर सकते, या आ गई तो वही तुम्हारी रैंक आने वाली है। हुँ। अब मैं तुझे एक और क्वेश्चन पूछूंगा कि तूने लास्ट के एक मंथ में क्या रिसोर्सेज फॉलो करे, मतलब तू किसी के वीडियो लेक्चर वगैरह देखना चाहती थी, या फिर भाई नहीं, अपना जो मैंने कर लिया उसी को मैं रिवाइज करूंगी और जो मेरे मॉक टेस्ट है उन्हीं को दूंगी। नहीं, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं था कि मैंने ऐसे किसी के पर्टिकुलर ऑनलाइन जो कोर्सेज़ था उसके वीडियो लेक्चर नहीं देखे। पर कई कई बार हाँ, कोई हाँ। ऐसे टॉपिक होता है जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम का सीमाफोर वो मुझे समझ नहीं आ रहा है। तो मैं गेट हम्म, ओवरफ्लो पे तुम सीमाफोर के एक साथ मल्टीपल क्वेश्चन आ जाते हैं मतलब। वो वेबसाइट हम्म, काफ़ी अच्छी है, मैं सबको रेफ़र करती हूँ। तो उसमें काफ़ी हम्म, डिस्कशन वग़ैरह होते हैं। कई बार लोगों ने यूट्यूब चैनल की लिंक दी होती है कि इससे कुछ समझो। कई बार क्या होता है कि पीवाईक्यूज़ में कोई क्वेश्चन पूछा होता है, किसी ने वो यूट्यूब में सॉल्व किया होता है। तो ऐसे ऐसे मतलब मैं छोटी-छोटी यूट्यूब वीडियोज़ देखा करती थी उस टाइम पे, जब ये लास्ट का टाइम था। ऐसे पर्टिकुलर मैं पूरा टॉपिक किसी से नहीं पढ़ रही थी लास्ट टाइम पे। पर जैसे जो टॉपिक मुझे जिस ऑनलाइन कोचिंग को मैंने फ़ॉलो किया होगा उसमें नहीं अच्छे से समझ आया, तो मैं इसे यूट्यूब पे सर्च करके देख लेती थी। तुम्हें भी ये शायद आरबीआर सर से ही पढ़ा है मेरे ख्याल से गेट का। हाँ, उन्हीं की लेक्चर वीडियोज़ हाँ, थी हमारे पास। हाँ, देखो अब तो आरबीआर सर ने जो भी बच्चे गेट सीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उन्होंने पूरा यूट्यूब पे डाल दिया, आप उनका चैनल चेकआउट कर सकते हो। और उसके अलावा तूने भी गेट ओवरफ्लो यूज किया, सेम मैंने भी गेट ओवरफ्लो यूज किया, वो भी बिल्कुल फ्री है, प्रीवियस ईयर के जितने भी तुम्हें सॉल्यूशन मिलेंगे वहां मिलेंगे। और में इतना डिटेल डिस्कशन है ना, तुम्हें नए नए पर्सपेक्टिव मिलता है किसी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। अब कभी भी ना किसी प्रीवियस ईयर के बुक के पीछे मत भागना कि उसके सॉल्यूशन में देखूंगा। मैंने मैक्सिमम जो बुक देखी है, मैंने इवन मेरी जी की भी जो बुक देखी है उनमें गलत सॉल्यूशन दिए हुए होते हैं, जिस तरीके से वो सॉल्यूशन को निकालते हैं। लेकिन वही सॉल्यूशन अगर तुम गेट ओवरफ्लो में जाओगे, वहां पे बिल्कुल एक डिटेल वे में। तूने किया था कभी ये चीज नोटिस? हाँ, हाँ, मैंने एक्चुअली क्या करा था कि मैंने वो मेड इज़ी की जो पीवाईक्यूज़ की बुक होती है ना, वो खरीद के रखी थी। क्योंकि कई बार तुम ऐसे स्क्रीन टाइम तुम्हारा बहुत हो जाता है, तुम्हें कहीं और ठंडियों के टाइम पे छत में बैठ के तुम धूप में मतलब अपने कम्फर्ट के हिसाब से तुम ऐसे बुक देख हम्म, के सॉल्व करते रह सकते हो। पर मैं हमेशा क्या करती थी, जो क्वेश्चन समझ नहीं आया, वो मैं वहाँ नहीं देखती थी उसका सॉल्यूशन। मैं हमेशा गेट ओवरफ्लो पे ही जाके उसका सॉल्यूशन देखती थी। वहाँ डिस्क्राइब अच्छे से किया होता था। तो यार अब अगला जो मेरा तेरे से क्वेश्चन होगा कि तू ऑन एन एवरेज कितनी टेस्ट सीरीज तूने लगाई लास्ट के एक मंथ में, और कितनी करनी सही होती है? मैं तो सबको यही बोलती हूँ कि एटलीस्ट तुम अक्टूबर से मतलब जो लास्ट के 3 महीने हैं अगर तुम उसमें टेस्ट सीरीज़ और पीवाई हम्म, तो तुम्हारा काफ़ी अच्छा कम्फर्ट ज़ोन बन जाता है टेस्ट सीरीज़ में। पर जैसे अगर तुम्हारे हम्म, पास ये अभी जितना टाइम बचा उसमें भी अगर तुम तो मैं कहूँगी हर दिन तुम्हें ना अब टेस्ट सीरीज़ को तो दे ही दो। मतलब ऐसा मुझे लगा कि तुम 3 घंटे तो हम्म, निकाल ही सकते हो। उसमें क्या होता है कि वो 3 घंटे तुम्हें कुछ पढ़ना भी नहीं होता है। एक हिसाब से तुम उस वो 3 घंटे हम्म, अपने आप को ऑब्ज़र्व कर रहे हो कि तुमने कैसा अभी तक तुम्हारा कैसा परफ़ॉर्मेंस रहा है, वो सब चीज़ों के लिए। तो बाकी के जो फ़ॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ लास्ट के 1 महीने में मैं कोशिश करती थी कि 9 घंटे तक मैं पढूँ और मैंने टाइमर के साथ हम्म, पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। क्योंकि मुझे ऐसा लगता था ना रात को जब मैं देखती थी कि मैंने आज 9 घंटे पढ़ा है तो थोड़ा-सा अच्छा महसूस होता था रात अच्छा। को सोते टाइम। हम्म, तो हाँ, हाँ। वही चीज़ है मतलब कि तुम अभी तो हर दिन एक-एक टेस्ट सीरीज़ को शेड्यूल कर लो। अगर किसी दिन टेस्ट सीरीज़ करने का मन नहीं कर रहा तो पीवाईक्यू शेड्यूल कर लो कि बैठ के मैं हम्म। पीवाईक्यू सॉल्व करूँगा। तो यही सब चीज़ें हैं। अब ये बता कि जैसे तूने अभी टेस्ट सीरीज दी कोई भी, ठीक है, तेरे मार्क्स कम आए, हुँ। तो उसके बाद क्या करना चाहिए? अपनी स्टडी क्या बदलनी चाहिए या फिर सेम रखनी चाहिए? अभी अभी थोड़ा अच्छा टाइम है। तुम लोग देख सकते हो हम्म, कि तुम्हारी कौन-सी स्ट्रैटेजी तुम्हारे लिए वर्क कर रही है। क्योंकि ना मैं यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियोज़ भी देखती रहती थी लोगों की ऐसे स्ट्रैटेजी वीडियो। हम्म, तो कई बार लोग ऐसे बोलते हैं कि एक बार ही पूरा गो थ्रू करो पेपर को, जो-जो क्वेश्चन जल्दी-जल्दी हो रहे हैं उन्हें करो, जो नहीं आ रहा है उनको एकदम छोड़ दो, फिर सेकंड रिवीजन में तुम अच्छे से कर सकते हम्म, हो क्वेश्चन्स ऐसे। तो मैंने वो भी ट्राई हम्म, करी, मैंने रियलाइज़ करा कि मेरे सेकंड रिवीजन पे मेरे पे क टाइम ही नहीं बच रहा है मतलब, तो वो मेरे लिए हम्म, वर्क नहीं करा। तो मैंने फिर मुझे रियलाइज़ हो गया था कि मुझे अपनी स्ट्रैटेजी पे स्टिक करना है, जो कि थी एक ही बार में गो थ्रू करूँ,
मैं हर क्वेश्चन को सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ टाइम दूँ उस टाइम पे, और अगर फिर लास्ट में टाइम बचता ही है थोड़ा बहुत, फिर मैं दोबारा हम्म, जाके वो क्वेश्चन सॉल्व करती थी, तो वो हो भी जाता है कई बार क्योंकि तुमने सोचा होता है ना, तो सबकॉन्शियसली तुम्हारे हम्म। दिमाग में वो क्वेश्चन रहता है, तो उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट टाइम पे मोस्ट ऑफ द टाइम निकल भी जाता है। तो वो वाली स्ट्रैटेजी जैसे फॉर मी वर्क करी। तो यही है, मतलब अभी हाँ अच्छा टाइम है स्ट्रेटेजाइज़ करने का। हाँ, तो जो भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं भाई, तुम्हें अपने हिसाब से खुद के लिए स्ट्रेटेजी बनानी है कि मैं किस हिसाब से टेस्ट सीरीज को दूंगा, और वही सेम चीज तुम्हें गेट के एग्जाम पे भी अप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि तुम आज कुछ और कर रहे हो और सीधा एग्जाम पे दिन तुमने कुछ और ही स्ट्रेटेजी वहां लगा दी, हुँ, तो शायद तुम्हारा एग्जाम खराब हो सकता है। हुँ, तो अभी से उसको शेड्यूल कर लो। जरूरी नहीं कि तुम्हें डेली एक टेस्ट सीरीज देनी है, वही स्नेहा बता रही है कि अपने हिसाब से अपनी स्ट्रेटेजी बनाओ जो तुम्हारे बेस्ट वर्कआउट करती है। कि मैं टेस्ट सीरीज दे रही हूँ, उसके बाद उसका एनालिसिस करना। अगर तुमने 3 घंटे का टेस्ट सीरीज दी है, तो 3 से 4 घंटे उसका एनालिसिस पार्ट में तुम्हारे पास होना चाहिए कि भाई उसका सॉल्यूशन क्या होगा, कैसे हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ताकि तुम इंप्रूव हो पाओ। यही रहता है ना। हाँ, हाँ। एंड ऑल्सो मुझे लगता है ना, क्योंकि स्टार्टिंग में तो हम पे इतना टाइम नहीं रहता है, पर लास्ट के 2-3 हम्म, हफ्ते में मैंने क्या किया था कि जैसे गेट के टाइम पे मिलती है ना छोटी-छोटी व्हाइट शीट्स मिलती है, तो मैंने उनमें सॉल्व करना हम्म, स्टार्ट कर दिया था, क्योंकि वरना मैं रफ वर्क बहुत गंदे तरीके से करती हूँ, मुझे खुद जाके पता नहीं चलता कि मैंने वो क्या क्वेश्चन सॉल्व किया था। तो पेपर के टाइम पे फिर ऐसा हो जाता है, तुम पीछे जाके देखोगे अगर कभी सेम क्वेश्चन करना पड़े तो तुम नहीं सॉल्व करोगे, तुम्हें स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। तो वो भी चीज़ तुम अच्छे से मैनेज कर सकते हो कि तुम कैसे पेपर में उसे सॉल्व कर रहे हो। एक और चीज मैंने, एक और जो पैटर्न अभी एनालाइज किया है कि जो अभी लास्ट का टाइम है, अभी बच्चों के, कई बच्चों के सेमेस्टर एग्जाम लगभग ओवर होने वाले होंगे, और जो अभी ये स्टार्ट होता है ना, ये वाला फेज, ये काफी फ्रस्ट्रेटिंग सा हो जाता है, मतलब गुस्सा सा आता है, चिड़चिड़ा सापन होता है, घर वालों पे गुस्सा निकाल दिया। तो इन सबको कंट्रोल कैसे करें मतलब लास्ट के टाइम पे। हाँ, मुझे लगता है ऐसा ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जैसे मेरे साथ भी होता था, कभी-कभी मैं रात को 2-3 बजे तक अगर पढ़ रही हूँ और सुबह मेरी मम्मी मुझे चिल्ला रही है कि उठ नहीं रही है, उठ नहीं रही है, क्योंकि घर पे तुम्हारा वो सब नहीं हो पाता ना। पर मुझे लगता है फिर एक हाँ। टाइम के बाद अगर तुम, क्योंकि मैंने अपनी मम्मी को अच्छे से बता दिया था कि मेरा ऐसा शेड्यूल है। अभी मैं कभी मैं जल्दी हाँ। रात को जल्दी सोऊँगी तो मैं सुबह जल्दी उठूँगी, तो मम्मी लोग को भी मुझे लगता है थोड़ा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, तो उनसे ना कम्युनिकेट करके ही ज़्यादा बेटर रहेगा। कि तुम उन्हें बता दो, क्योंकि कई बार वो खाने के लिए बुलाते हैं, तुम्हारी टेस्ट सीरीज़ चल रही है, तुम किसी क्वेश्चन में फँसे हुए हो, तुम जा नहीं सकते, तो उस टाइम पे भी फ्रस्ट्रेशन आ जाता है। तो वो बोथ हम्म। वे है, उनको भी समझना पड़ेगा कि हमारा फ्रस्ट्रेशन क्यों है और हमको भी थोड़ा-सा कम करना पड़ेगा अपना फ्रस्ट्रेशन। देखो अभी ना ये वाली जो जर्नी है, अभी जो 1 डेढ़ मंथ वाला है, इसमें बहुत सारे बच्चे अभी क्विट करने वाले हैं, ये फैक्ट है। क्योंकि उन्हें लगेगा कि यार ना तो उनके टेस्ट सीरीज में मार्क्स अच्छे आ रहे हैं, ना उनसे क्वेश्चन बन पा रहे हैं, और उनको सबसे बेस्ट ये लगेगा कि अभी छोड़ दो। फिर क्या होगा, अभी वो छोड़ देंगे, फिर वो स्टार्ट करेंगे अभी जुलाई अगस्त से, कि तब मैं नई कोचिंग ज्वाइन करूंगा, फिर से स्टार्ट करूंगा। फिर तुम 3 4 मंथ और लोगे, फिर से तुम सेम फेज में। तो अभी ना छोड़ने वाला टाइम नहीं है, जो भी तुम कर रहे हो उसको करते रहो। जो एंड रिजल्ट है मे बी ना आए जो तुमने एक्सपेक्ट किया है, पर अगर तुमने अभी अगर इस मंथ में हार मान दी या जनवरी में हार मान दी, तो ये तो डेफिनेटली है कि तुम्हें कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा। अब एक लास्ट मैं तुझसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि अब लास्ट जो अभी 1 महीना बचा है, ठीक है, जो भी बच्चे अभी प्रिपरेशन कर रहे हैं उनका माइंडसेट क्या होना चाहिए, और तेरा एक लास्ट मैसेज उन बच्चों को। मुझे लगता है माइंडसेट तो हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए। मतलब कि भले ही तुम्हारे बहुत सारे टेस्ट सीरीज़ खराब भी जा रहे हो, पर तुम कोई, मैं क्या करती थी ना, मैं किसी का पास्ट एक्सपीरियंस देख लेती थी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल यूट्यूब में कई लोगों का दिखाया रहता था, या फिर अगर मुझे लगता था कि मेरी स्ट्रैटेजी कुछ खराब हो रही है, मे बी इसलिए मेरे अच्छे नंबर नहीं आ रहे हो, तो जैसे गेट ओवरफ्लो पे भी तुम देखोगे लोगों के प्रीवियस ईयर के एक्सपीरियंसेस होते हैं, उनकी जर्नी उन्होंने लिखी हुई होती है। तो कई बार ना ऐसे लोगों ने ना पूरा अपना शेड्यूल नेक्स्ट पूरे अगले मंथ का शेड्यूल बनाया रहता था कि ये हफ्ते मैंने ये सब्जेक्ट पढ़ना है, इस सब्जेक्ट में मेरे कम मार्क्स आ रहे हैं, तो मुझे इस सब्जेक्ट को इस हफ्ते को देना है, ये वो सब चीज़ें। तो क्या होता है ना, जब तुम्हारे आगे की प्लानिंग होती है ना, तो तुम्हारा मोटिवेशन भी रहता है वो सब करने का। अगर तुम इस फेज़ को ऐसे करके ना देखो कि तुम्हें बस गेट जल्दी से जल्दी गेट आ जाए और तुम्हारे अच्छे मार्क्स आ जाएँ, तुम ऐसे देखो कि तुम्हारे पास पूरी प्लान स्ट्रैटेजी है कि तुम्हें इस 1 महीने क्या करना है, और तुम बस वो करते रहो, मतलब वो सारी चीज़ें। तो मुझे लगता है वो ज़्यादा हेल्पफुल होती है, बजाए कि इस दिन उठो और तुम्हें सोचो अब कि आज मुझे क्या पढ़ना है। तो वो थोड़ा-सा फिर डिमोटिवेटिंग हो जाता है, या फिर तुम उस दिन को क्या पता स्किप ही कर दो। तो ऐसे प्लान बना के हम्म। रखोगे ना आगे, तो वो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा मेरे हिसाब से। तो आई होप बच्चों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि यार एक जो लास्ट का महीना है ये थोड़ा टफ आपके लिए होने वाला है। माइंडसेट पॉजिटिव रखो, ज्यादा ज्यादा टेस्ट सीरीज दो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा आपका फोकस होना चाहिए, और भाई दिमाग को ठंडा रखो, जितना ज्यादा ठंडा रखोगे उतना ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। यार स्नेहा, थैंक यू सो मच वीडियो में आने के लिए, हम सब बच्चों को गाइड करने के लिए।
तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small.